बाहरी दुनिया यूरोप विश्व शक्ति का निर्विवाद केंद्र नहीं रह गया। सदियों से महान यूरोपीय शक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वर्चस्व था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह संतुलन अपरिवर्तनीय रूप से बदलना शुरू हो गया। 19वीं सदी में ही कुछ विचारकों ने सत्ता के इस बदलाव की आशंका जता दी थी। उन्होंने बताया कि यूरोपीय आधिपत्य को दो महान उभरती शक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। दोनों राष्ट्र अपने क्षेत्रीय विस्तार, अपने संसाधनों और अपने प्रक्षेपण के कारण दुनिया के एक बड़े हिस्से की नीति को प्रभावित करने के लिए नियत थे। प्रथम विश्व युद्ध ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष से मुख्य आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, जबकि अक्टूबर क्रांति के बाद रूस वैश्विक आकांक्षाओं के साथ एक नई विचारधारा का केंद्र बन गया। हालांकि परिवर्तन तत्काल नहीं था। कुछ समय के लिए यूरोप ने नियंत्रण का एक अंश बनाए रखा, हालांकि इसकी नींव पहले ही कमजोर हो चुकी थी। यूरोपीय शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं और अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व को बनाए रखने की उनकी क्षमता उत्तरोत्तर कम होती जा रही थी। यह परिवर्तन यूरोप तक ही सीमित नहीं था। इसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी दिखने लगा। एशिया में क्रांतिकारी आंदोलन उभरे जिन्होंने मौजूदा संरचनाओं को बदलने की मांग की। मध्य पूर्व में महान साम्राज्यों के अंत ने नए राजनीतिक विन्यास को जन्म दिया। उपनिवेशों में, विशेषकर भारत और इंडोनेशिया जैसे सबसे अधिक आबादी वाले उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित होने लगे। प्रारंभ में उदारवादी क्षेत्रों द्वारा संचालित ये आंदोलन स्वतंत्रता की मजबूत मांगों की ओर विकसित हुए। पहली बार आबादी के व्यापक जनसमूह ने अपनी किस्मत खुद तय करने के अधिकार की मांग की। इसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे डोमिनियनों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होने लगी। हालांकि वे क्राउन से जुड़े रहे, युद्ध में उनकी भागीदारी और उनके राजनीतिक विकास ने स्वशासन के लिए उनकी आकांक्षाओं को मजबूत किया। राष्ट्रमंडल जैसी संरचनाओं के निर्माण ने इस परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया। यह अब सीधे नियंत्रण के बारे में नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के विभिन्न स्तरों वाले क्षेत्रों के बीच सामान्य हितों और ऐतिहासिक संबंधों से एकजुट होकर अधिक लचीला सहयोग था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जापान के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय संतुलन में एक नया आयाम जोड़ा। इसके विस्तार और बढ़ती सैन्य शक्ति ने अन्य क्षेत्रों, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों में चिंता पैदा कर दी, जिससे उनकी रणनीतिक स्थिति पर पुनर्विचार करना शुरू हो गया। इस प्रकार विश्व एक नए चरण में प्रवेश कर गया। शक्ति अब विशेष रूप से यूरोप में केंद्रित नहीं थी और इसे व्यापक और अधिक जटिल प्रणाली में वितरित किया गया था। तनाव अब केवल यूरोपीय नहीं, बल्कि वैश्विक था। पुरानी व्यवस्था लुप्त होती जा रही थी और इसके स्थान पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आकार लेने लगा, जो नई शक्तियों के उदय, राष्ट्रवाद की जागृति और शक्ति संबंधों के गहन परिवर्तन से चिह्नित था। दुनिया बदल रही थी
और यूरोप अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई यूरोपीय लोगों को तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि दुनिया पर यूरोप की पकड़ कमजोर होने लगी थी। सदियों से महाद्वीप ने ग्रह के विशाल क्षेत्रों पर अभूतपूर्व नियंत्रण रखा था, लेकिन उस नियंत्रण में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे थे। ब्रिटिश साम्राज्य, विशेष रूप से सभी महाद्वीपों के क्षेत्रों को कवर करते हुए एक विशाल सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि उस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों, स्थिरता और अधिकार की आवश्यकता थी जो अब पहले जितने मजबूत नहीं थे। हालांकि कुछ नेता साम्राज्य की ताकत का बचाव करते रहे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इसकी संरचना में दरार पड़ने लगी थी। अफ्रीका में यूरोपीय शासन का गहरा प्रभाव पड़ा, हालांकि इसकी अवधि महाद्वीप के इतिहास की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। युद्ध के बीच की अवधि के दौरान कई यूरोपीय लोगों का मानना था कि अफ्रीकी लोग खुद पर शासन करने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय की मानसिकता में गहराई से निहित इस दृष्टि ने एक कथित सभ्यता मिशन के विचार के तहत औपनिवेशिक उपस्थिति को उचित ठहराया। यह धारणा शिक्षा में भी संचारित हुई। स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में अफ्रीकियों को पिछड़े या अक्षम लोगों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे एक विकृत छवि को बल मिला जो यूरोपीय नियंत्रण को वैध बनाती थी। उस समय व्यापक रूप से प्रसारित कार्यों ने इन रूढ़िवादिता को मजबूत करने में योगदान दिया, जिससे पूरी पीढ़ियों ने दुनिया को समझने के तरीके को प्रभावित किया। औपनिवेशिक शासन ने क्षेत्र के आधार पर विभिन्न रूप धारण किए। पश्चिम अफ्रीका में अप्रत्यक्ष प्रशासन एक सामान्य पैटर्न बन गया। इस प्रणाली के तहत यूरोपीय शक्तियां स्थानीय संरचनाओं के माध्यम से शासन करती थीं, पारंपरिक नेताओं को रखते हुए, लेकिन औपनिवेशिक प्राधिकरण के अधीन रहती थीं। इस पद्धति ने कम संसाधनों के साथ नियंत्रण करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक निर्भरता को समेकित किया। सबसे अधिक प्रतिनिधि उदाहरणों में से एक नाइजीरिया था, जहां ब्रिटिश प्रशासन ने कम संख्या में अधिकारियों के साथ बड़े क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया था। सरकार का यह स्वरूप अन्य उपनिवेशों के लिए एक संदर्भ बन गया और इसे शाही मॉडल के भीतर एक कुशल समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। यूरोपीय शासन का घोषित लक्ष्य औपनिवेशिक क्षेत्रों को भावी स्वशासन के लिए तैयार करना था। हालांकि व्यवहार में यह उद्देश्य साकार होने से बहुत दूर था। कई मामलों में लागू की गई नीतियों का उद्देश्य सच्ची स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बजाय नियंत्रण बनाए रखना और औपनिवेशिक शक्तियों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करना था। दक्षिणी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में स्थिति और भी जटिल थी। औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित नस्लीय तनाव और सत्ता संरचनाओं ने अत्यधिक असमान व्यवस्थाएं उत्पन्न की जिनके समय के साथ स्थायी परिणाम होंगे। इस बीच भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति में एक अलग विकास हुआ। भारत अपनी जनसंख्या और अपने आर्थिक और सामरिक महत्व दोनों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ठोस लग रहा था और आबादी के एक बड़े हिस्से ने युद्ध प्रयासों में भाग लिया।
हालांकि युद्ध के कारण परिवर्तन भी हुए। नए विचारों के संपर्क और शाही व्यवस्था के क्षरण ने राष्ट्रवादी आंदोलनों के विकास को बढ़ावा दिया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन पर सवाल उठाना और अधिक स्वायत्तता की मांग करना शुरू कर दिया, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया की नींव पड़ी जो अगले दशकों में तेज हो जाएगी। जैसे जैसे युद्ध के बीच की अवधि आगे बढ़ी, वैश्विक संतुलन में बदलाव जारी रहा। यूरोपीय प्रभुत्व अब निर्विवाद नहीं रह गया था और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसी ताकतें उभर रही थीं जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रही थीं। शाही व्यवस्था कायम रही, लेकिन इसकी स्थिरता की अब कोई गारंटी नहीं थी। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के संचित तनावों ने संकेत दिया कि जिस मॉडल ने सदियों से यूरोपीय प्रभुत्व कायम रखा था, वह गहन परिवर्तन के चरण में प्रवेश कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगा। संघर्ष के दौरान कई भारतीय सैनिकों ने मोर्चे पर भाग लिया था, जबकि क्षेत्र में युद्ध के प्रभाव ने बढ़ते तनाव को जन्म दिया था। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार को भारत में सैनिकों की भर्ती करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता ने सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सत्ता, जो काफी हद तक नैतिक प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की धारणा पर आधारित थी, कमजोर पड़ने लगी। 1917 की मोंटागू घोषणा की व्याख्या भारत में स्वशासन की दिशा में प्रगति के वादे के रूप में की गई थी, लेकिन बाद के सुधार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। स्थिति को शांत करने के बजाय उन्होंने असंतोष बढ़ाया और ब्रिटिश शासन के विरोध को मजबूत किया। इस संदर्भ में मोहनदास गांधी का व्यक्तित्व सशक्त रूप से उभरकर सामने आया। कानून में प्रशिक्षित और दक्षिण अफ्रीका में पिछले अनुभव के साथ उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित एक रणनीति विकसित की। इसका उद्देश्य न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक और सामाजिक भी था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा और ब्रिटिश संस्थाओं के साथ सहयोग की अस्वीकृति को बढ़ावा दिया। हजारों लोगों ने औपनिवेशिक व्यवस्था से जुड़े स्कूलों, प्रशासनिक पदों और आर्थिक गतिविधियों को छोड़ दिया। हालांकि यह पहला अभियान अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका, आंशिक रूप से सख्ती से अहिंसक अनुशासन बनाए रखने की कठिनाई के कारण। 1919 में अमृतसर की घटनाओं के बाद स्थिति और खराब हो गई, जहां एक प्रदर्शन को ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसक रूप से दबा दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। इस प्रकरण का भारतीय जनमत पर गहरा प्रभाव पड़ा और औपनिवेशिक सरकार के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1920 के दशक के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन को ताकत मिली। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अपने नेतृत्व को मजबूत किया और शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता की वकालत की। हालांकि सभी ने उनकी रणनीति साझा नहीं की और आंतरिक तनाव पैदा हो गया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का एक नया अभियान शुरू किया। सबसे प्रतीकात्मक कृत्यों में से एक नमक मार्च था, जिसने इस संसाधन पर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती दी।
इस कार्रवाई का भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया दमन थी। गांधी जी को हजारों अनुयायियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद आंदोलन नहीं रुका। विरोध जारी रहा और अधिकारियों को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया और वे ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत में लगे रहे। हालांकि जो समझौते हुए वे सीमित थे और स्वशासन की मुख्य मांगों का समाधान नहीं कर सके। कुछ ही देर बाद संघर्ष फिर शुरू हो गया। अगले कुछ वर्षों तक तनाव बना रहा। ब्रिटिश सरकार ने नए कानूनों के माध्यम से व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन ये उपाय स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे। इसी समय राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपने सामाजिक आधार का विकास और विस्तार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नए संवैधानिक ढांचे के तहत चुनावों में भाग लिया और कई प्रांतों को नियंत्रित करने में कामयाब रही। इस प्रक्रिया ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया, जिसने आंदोलन को शासन करने की क्षमता के साथ एक संगठित राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। हालांकि आंतरिक विभाजन भी उभरे, विशेषकर धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधित्व को लेकर। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव गहराने लगा, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो गया। जैसे जैसे 1930 का दशक आगे बढ़ा, भारत की स्थिति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्विरोधों को प्रतिबिंबित करने लगी। एक ओर ब्रिटिश नियंत्रण प्रभावी रहा, दूसरी ओर स्वतंत्रता की ओर धक्का मजबूत होता जा रहा था। ब्रिटिश शासन कायम था, लेकिन इसकी स्थिरता लगातार नाजुक होती जा रही थी। भारत शाही व्यवस्था के परिवर्तन के मुख्य केंद्रों में से एक बन गया था। मध्य पूर्व में ब्रिटेन और क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ था। मिस्र में ब्रिटिश उपस्थिति ने बढ़ती अस्वीकृति उत्पन्न की, भले ही इसे शुरू में एक अस्थायी हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र को स्थिर करने के लक्ष्य के साथ 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह कब्जा अनुमान से कहीं अधिक समय तक चला। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से मिस्र की संप्रभुता कायम थी, व्यवहार में ब्रिटिश नियंत्रण स्पष्ट था, विशेषकर सैन्य और रणनीतिक मामलों में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक आवश्यक संचार मार्ग स्वेज नहर के कारण मिस्र को महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त हुआ। इस स्थिति ने ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया और क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। युद्ध के बाद मिस्र का राष्ट्रवाद तेज हो गया। 1922 में ब्रिटेन ने मिस्र से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक हितों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा। इस सीमित स्वतंत्रता ने राष्ट्रवादी क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न किया। वाफ्ड पार्टी ने वास्तविक संप्रभुता की मांग करते हुए अधिकांश विपक्ष का नेतृत्व किया। हालांकि आंतरिक तनाव और ब्रिटिश प्रभाव ने एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना मुश्किल बना दिया। समग्र रूप से मध्य पूर्व में
ओटोमन साम्राज्य के अंत ने एक शक्ति शून्य छोड़ दिया जिसका लाभ यूरोपीय शक्तियों ने अपने हितों के अनुसार क्षेत्र को पुनर्गठित करने के लिए उठाया। साइक्स-पिकोट समझौते जैसे समझौतों के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने स्थानीय सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना क्षेत्रों को विभाजित किया। ब्रिटेन ने इराक, ट्रांसजॉर्डन और फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जबकि फ्रांस ने सीरिया और लेबनान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि ये क्षेत्र औपचारिक रूप से उपनिवेश नहीं थे, फिर भी वे एक जनादेश प्रणाली के तहत बने रहे जिसने यूरोपीय शक्तियों को उनके प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण दिया। इराक में ब्रिटेन को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1922 में वह पहली बार प्रभुत्व के उपकरण के रूप में वायु शक्ति का उपयोग करके विद्रोह को दबाने के बाद नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। इस पद्धति ने शाही नियंत्रण के तरीके में बदलाव को चिह्नित किया। फिलिस्तीन में स्थिति विशेष रूप से जटिल थी। ब्रिटेन ने बहुसंख्यक अरब आबादी के अधिकारों की गारंटी देते हुए एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण का वादा किया था। इस विरोधाभास ने दोनों समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को जन्म दिया। इस क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियां इस क्षेत्र को स्थिर करने में विफल रहीं। इसके विपरीत उन्होंने ऐसे संघर्ष पैदा करने में योगदान दिया जो आने वाले दशकों में और तेज हो जाएंगे। कुल मिलाकर मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। यूरोपीय प्रभुत्व कायम रहा, लेकिन उसे बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नियंत्रण अब पूर्ण नहीं रह गया था, और जो संतुलन शक्तियां थोपने की कोशिश कर रही थीं वह टूटने लगा था। मध्य पूर्व में ब्रिटेन और क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ था। मिस्र में ब्रिटिश उपस्थिति ने बढ़ती अस्वीकृति उत्पन्न की, भले ही इसे शुरू में एक अस्थायी हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र को स्थिर करने के लक्ष्य के साथ 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह कब्जा अनुमान से कहीं अधिक समय तक चला। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से मिस्र की संप्रभुता कायम थी, व्यवहार में ब्रिटिश नियंत्रण स्पष्ट था, विशेषकर सैन्य और रणनीतिक मामलों में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक आवश्यक संचार मार्ग स्वेज नहर के कारण मिस्र को महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त हुआ। इस स्थिति ने ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया और क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। युद्ध के बाद मिस्र का राष्ट्रवाद तेज हो गया। 1922 में ब्रिटेन ने मिस्र से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक हितों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा। इस सीमित स्वतंत्रता ने राष्ट्रवादी क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न किया। वाफ्ड पार्टी ने वास्तविक संप्रभुता की मांग करते हुए अधिकांश विपक्ष का नेतृत्व किया। हालांकि आंतरिक तनाव और ब्रिटिश प्रभाव ने एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना मुश्किल बना दिया। समग्र रूप से मध्य पूर्व में ओटोमन साम्राज्य के अंत ने एक शक्ति शून्य छोड़ दिया जिसका लाभ यूरोपीय शक्तियों ने अपने हितों के अनुसार क्षेत्र को पुनर्गठित करने के लिए उठाया।
साइक्स-पिकोट समझौते जैसे समझौतों के माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने स्थानीय सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना क्षेत्रों को विभाजित किया। ब्रिटेन ने इराक, ट्रांसजॉर्डन और फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जबकि फ्रांस ने सीरिया और लेबनान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि ये क्षेत्र औपचारिक रूप से उपनिवेश नहीं थे, फिर भी वे एक जनादेश प्रणाली के तहत बने रहे जिसने यूरोपीय शक्तियों को उनके प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण दिया। इराक में ब्रिटेन को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1922 में वह पहली बार प्रभुत्व के उपकरण के रूप में वायु शक्ति का उपयोग करके विद्रोह को दबाने के बाद नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। इस पद्धति ने शाही नियंत्रण के तरीके में बदलाव को चिह्नित किया। फिलिस्तीन में स्थिति विशेष रूप से जटिल थी। ब्रिटेन ने बहुसंख्यक अरब आबादी के अधिकारों की गारंटी देते हुए एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण का वादा किया था। इस विरोधाभास ने दोनों समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को जन्म दिया। इस क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियां इस क्षेत्र को स्थिर करने में विफल रहीं। इसके विपरीत उन्होंने ऐसे संघर्ष पैदा करने में योगदान दिया जो आने वाले दशकों में और तेज हो जाएंगे। कुल मिलाकर मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। यूरोपीय प्रभुत्व कायम रहा, लेकिन उसे बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नियंत्रण अब पूर्ण नहीं रह गया था, और जो संतुलन शक्तियां थोपने की कोशिश कर रही थीं वह टूटने लगा था।